डिपोर्टेशन इस वक्त हमारे देश में हॉट मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि हाल ही में अमेरिका से जिस तरह से डिपोर्ट होकर लोग भारत आए हैं, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, उससे उनकी मेंटल हेल्थ काफी प्रभावित हुई है। मतलब कि पहले जो लड़के जाते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे वो। वहाँ से लोड किया गया हथकड़ियों के साथ। कम से कम चोट 65 घंटे 65 के अराउंड आसपास हमें यहाँ लाकर अम्बरसर एयरपोर्ट पे उतार दिया गया। 45-46 लाख रुपए लगे थे। कित्थों लिया पैसा? जमीन बेची है 2 किले, कोई रिश्तेदार तो फड़ के ब्याज चक्के। नमस्कार, मैं कविता राज, फिटनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PGI-MER में साइकेट्रिक विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर असीम मेहरा। डॉक्टर असीम मेहरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, और मैं आभारी हूँ ट्रिब्यून का भी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, मेरे विचार यहाँ पे साझा करने के लिए। डॉक्टर असीम, हम एक बेसिक चीज से शुरुआत करेंगे। आप सबसे पहले ये बताएं कि इस तरह के लोगों को कब और कैसे साइकेट्रिक के पास जाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, एक इंसान को कुछ लक्षण होते हैं, वो पहचान या तो इंसान को पता लग जाते हैं या उसके साथ रहने वाले को पहचान हो जाती है कि इस इंसान को एक मानसिक, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल जो है मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कि हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। जैसे कि घबराहट रहना, या चीज़ों में मन न लगना, या नींद खराब हो जाना, या हर समय नेगेटिव ख्याल आना, और या दिन की जो भी एक्टिविटी हमारी होती हैं उनको आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो एक इंसान को समझ जाना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं हम किसी प्रकार की एक मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं और हमें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट करने की या बात करने की जरूरत है, परामर्श लेने की जरूरत है। तो जो लोग डिपोर्ट होकर आए हैं, जो बाहर से निर्वासित होकर आए हैं, उस तरह के लोगों को, उन लोगों की किस तरह से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उन्हें उन पर किस तरह का असर हो सकता है? मसलन उन्हें डिप्रेशन हो सकता है या और भी कोई बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप की कोई दिक्कतें हो सकती हैं? जैसे कि आपने बताया, जो लोग डिपोर्ट होके आते हैं या निर्वासन होके आते हैं, उनमें मुख्यतः रूप से जो बीमारियां पाई गई हैं, पहले भी काफ़ी रिसर्च हुई हैं, या जो हमारे पास लोग आते हैं वो मुख्य रूप से कुछ कंप्लेंट लेके आते हैं, जैसे कि वो या तो एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं या डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। और काफ़ी लोगों में देखा गया है कि एक बीमारी होती है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि वो किसी प्रकार के एक ट्रोमा, PTSD हम जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार के ट्रोमा से गुजरे हैं और उसका जो असर है वो काफ़ी समय तक रहता है, तो जिसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक, खासकर इन प्रकार के लोगों में ये पाया जाता है। PTSD, इस तरह के जो इमिग्रेट होकर या डिपोर्ट होकर लोग आते हैं, उनमें PTSD होने का ज़्यादा खतरा है। क्योंकि इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी न्यूज़ पे सुना होगा, या जो हमारे साथ लोग एक्सपीरियंस अपना अनुभव जो करते हैं, शेयर करते हैं, कि जब उनको डिपोर्ट किया जाता है तो उनको काफ़ी प्रकार की मानसिक प्रताड़नाएं होती हैं। हाँ, जैसे कि उनको अब्यूज किया जाता है, या उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, और कई बार ऐसा भी उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके साथ फिजिकल अब्यूज भी हो जाता है, जो पुरानी जैसे हमारी स्टडीज़ हुई हैं उनमें भी ये पाया गया है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो एक अब्यूज, जो एक इमोशनल ट्रॉमा जो उनके लिए होता है, वो उनके एक मानसिक उस पर बड़ा गहरा असर डालता है, और वो छाप उनके इस तरह से छप जाती है कि वो जब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में आने के बावजूद भी वो उनको जो एक्सपीरियंस होता है, जिस फेज से वो गुजरे हैं, बुरे दौर से, उनको बार बार उनको वही रिमाइंड चलता रहता है। हालांकि उनको आप सब कुछ प्रोवाइड कर दो, पर उनका जो मानसिक है वो वहीं पे अटका रह जाता है। डॉक्टर, तो इस तरह के लोगों के लिए हमारे देश में या हमारे इस शहर में, हमारे आसपास में, मान लीजिए PGI की ही हम बात कर लें, किस तरह का सपोर्ट सिस्टम हो सकता है? अगर हम मेडिकेशन पे तुरंत ना जाएं तो किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है? देखो, इस प्रकार के जो भी इंसान जो हमारे पास आता है, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि उनको जो बीमारी है, चाहे हम उसको एंजाइटी बोलें, डिप्रेशन या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलें, हमें ये देखने की जरूरत है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। एक स्टेज होती है कि जिसमें अभी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो उसमें हम काउंसलिंग से, उससे बात करके, उसकी चीज़ों को समझ के कि
उनको किस चीज़ का गहरा आघात पहुंचा है, तो हम उनसे काउंसलिंग के थ्रू या साइकोथेरेपी के थ्रू हम उनका इनिशियल स्टेज पे हम उससे इलाज कर सकते हैं। अगर मान लो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, या पीटीएसडी की वजह से डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो उस समय हम काउंसलिंग के साथ साथ हमें दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इंसान उस फेज से निकल नहीं पाएगा। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो आप किस तरह की थेरेपीज़ की तरफ जाते हैं इस तरह के लोगों को, या मान लीजिए कोई नॉर्मल भी डिप्रेशन में है, कोई यंग एज का बच्चा है, युवा है, या कोई और बुजुर्ग हैं, परिवार फैमिली में है कोई है, तो किस तरह आप काउंसलिंग थेरेपी वगैरह रिकमेंड करते हैं उनके लिए? देखिए, काउंसलिंग के काफ़ी रूप होते हैं। ऐसा नहीं कि हम काउंसलिंग तो ब्रॉड टर्म है कि हमने बोल दिया काउंसलिंग करेंगे, पर उसमें हमें हर इंसान के अनुसार कि वो जिस बीमारी से गुजर रहा है, हमें उसके अनुसार हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसको इस प्रकार की साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। जैसे कि एक हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। कई बार हम स्पोर्टिव सेशन की सिर्फ उसके एक स्पोर्टिव सेशन हम अगर ले लें तो वो भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। या कई बार हमें देखना पड़ता है कि कहीं एक आपसी संबंध की वजह से, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कुछ संबंधों में कुछ खटास है या उस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इंटरपर्सनल थेरेपी या तो हमें वो देखना पड़ता है कि इंसान किस वजह से, किस परेशानी की वजह से इस बीमारी से गुजर रहा है, तो हम उसके अनुसार तय करते हैं कि इसको इस प्रकार की साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की जरूरत है। ये बायो साइको सोशल मॉडल जो है, ये किस तरह से काम करता है इस तरह के लोगों में, अगर आप स्टडी करें इनके केसेस में? बायो साइको सोशल मॉडल जो है वो हमें बताता है एक बीमारी को समझने का, उसका कारण होने का। जैसे कि आपने कुछ टर्म यूँ की डिप्रेशन, एंजाइटी, तो हमें ये बायो साइको सोशल मॉडल से ये पता लगता है कि ये डिप्रेशन होने का कारण ये इस मॉडल के बेस पे है कि बायोसाइकोसोशल 3 चीज़ों से बना है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो एक इंसान में एक बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी को मान लो कोई जेनेटिक कारण हो सकता है, या कोई ऐसी गंभीर शारीरिक बीमारी से गुजर रहा है जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, जैसे कि कैंसर है या डायबिटीज़ है, उसकी वजह से उसके दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको कोप नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से, या शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं हार्मोन लेवल पे जिससे ये बायोलॉजिकल होने की वजह से डिप्रेशन एंजाइटी होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल, कि किसी भी चीज़ से रिएक्ट करके इमोशनल रिएक्टिविटी कैसे आती है, कोपिंग स्टाइल कैसा है, या सेल्फ एस्टीम पुअर तो नहीं हो जाती है, जैसे डिपोर्टेशन वालों में इनमें सेल्फ एस्टीम पुअर हो जाता है, तो उस वजह से एंजाइटी डिप्रेशन होता है। थर्ड फैक्टर है सोशल में जैसे अभी हमने बात की कि आपसी संबंध, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके परिवार में आपके संबंध कैसे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे आप, तो उन चीज़ों से, तो ये बायोसाइकोसोशल मॉडल हमें एक बीमारी के होने का कारण हमें बताता है। जी, तो क्या आप तो इतने साल से इस प्रोफेशन में हैं, इतने सारे केसेस आपने स्टडी किए हैं, तो आप भी मानते हैं कि जो इस तरह से इमिग्रेट होकर लोग आते हैं, डिपोर्ट होकर लोग आते हैं, तो उनके पारिवारिक संबंध या दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सोसाइटी के साथ वो कट जाते हैं, उनके संबंध बिगड़ जाते हैं और वो भी उनकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। जो इन प्रकार के लोगों में मुख्यतः रूप से तीन तरीके से बीमारी होने की संभावना होती है। एक है कि इंडिविजुअल लेवल पे, कि जो इंसान डिपोर्ट हो गया है, तो उसको क्या है, एक तो कि वहाँ से डिपोर्ट हो गया, वहाँ से एक इमोशनल, जो हमने बात की इमोशनल अब्यूज या ट्रोमा, उसको वो झेलता है। दूसरा, सोसाइटी में आके लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, स्टिग्मा, कि उसको हाईलाइट कर, सोशल स्टिग्मा उन पे लग जाता है कि देखो ये तो गांव में टर्म, हाँ, कि ये तो बड़ा पैसा कमाने गया था, आ गया ना यहीं पे, है ना, तो और एक स्टिग्मा चलने लगता है। दूसरा क्या है कि कम्युनिटी प्रेशर उस पर डेवलप हो जाता है, कि जैसे न्यूज़ में हमने काफ़ी देखा था कि लोग पैसा उधार लेके, कर्ज लेके किसी तरह से गए हैं, तो एक सोसाइटल प्रेशर भी आता है, कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर भी आता है। तीसरा कि पारिवारिक, जिस परिवार में वापस वो आया है, तो उसमें वो किस प्रकार से अडेप्ट कर पा रहा है, या परिवार वाले उससे कैसे एक्सेप्टेंस कितनी है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कम्युनिटी, फैमिली और सोशल लेवल पे जो उसको, मतलब हर लेवल पे उसको कहीं ना कहीं परेशानी आती। तो क्या आप भी मानते हैं कि उनको यहाँ जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे वो पूरी तरह का जो एक समग्र सपोर्ट है, समर्थन है, वो नहीं मिल पाता है उनको? बिल्कुल। देखो, इसमें कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। जैसे हमने वर्ड की स्टिग्मा, उसको अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ताने सुनने को मिलते हैं, या परिवार को ताने सुनने को मिलते हैं। तो उनको आप किस तरह से डील करते हैं, इस तरह के लोग जब आपके पास पहुंचे? अगर देखो, हमें लगता है कि इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा हैं कि परिवार में तालमेल नहीं बन पा रहा है, या सोसाइटी की वजह से कि कोपिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हमारा फिर काउंसलिंग का या साइकोथेरेपी का ज़्यादा रोल है। हम उसमें फिर देखते हैं कि इसका कोपिंग मैकेनिज्म कैसे अच्छा किया जाए, या इसकी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई किया जाए। बहुत से लोग होते हैं जो
काउंसलर के पास इसलिए नहीं आते, साइकेट्रिक के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तुरंत मेडिकेशन पे डाल दिया जाएगा और मेडिकेशन का ये असर होगा कि हमें उसकी आदत हो जाएगी, लत हो जाएगी, एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी। वो इससे डरते हैं, इससे घबराते हैं। तो उन्हें किस तरह से हम कन्विंस कर सकते हैं कि वो डॉक्टर तक पहुंचे? देखो, अभी तक क्या है कि हमारी सोसाइटी को उतनी अवेयरनेस नहीं है मानसिक परेशानियों को लगा लो या उनका इलाज के बारे में बहुत लगा। से लोग जानते ही हाँ। नहीं है कि हम मेंटल समस्या से, बिल्कुल। मानसिक समस्या से क्योंकि जूझ रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि हमारी सोसाइटी में ना कुछ मिथ, मतलब मिथ- गलत धारणाएं myths हैं। हाँ प्रचलित हैं। जैसे कि साइकेट्रिक दवाइयों से आदत पड़ जाती है, जी। जिंदगी भर खानी पड़ती है। तो और कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा जो है अभी भी लोगों में है। अगर कोई साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल किसी के पास भी जाता है तो उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं या उसको ताने मारने लगते हैं। तो एक तो ये डर है कि लोग आना नहीं चाहते। दूसरा जो एक मिथ, जो भ्रम फैला हुआ है कि हर दवाई से आदत पड़ जाती है, डिपेंडेंस हो जाएगा या मरीज सारा दिन सोता रहेगा, काम के लायक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि शुगर वाले को जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, जी। हाइपरटेंशन वाले को जिंदगी भर, तो ऐसे ही हमारी बीमारियों भी एक दो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। पर आज के टाइम में हमारे पास ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, ना के बराबर हैं। वो बहुत आराम से, माइल्ड दवाइयां। बिल्कुल, और वो बिल्कुल एक जो नॉर्मल इंसान जैसे जिंदगी व्यतीत करता है वो बिल्कुल वैसे ही व्यतीत कर सकता है। पर इस बीमारी के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। ना आप सोसाइटी को पार्टिसिपेट कर पाता है, ना कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर पाता है, ना खुद की डेवलप कर पाता है। जी। तो हमें बेसिकली क्या है कि अभी लोगों को अवेयरनेस पे ही काम, मतलब हमारा रहता है अभी। जागरूक करना बहुत हाँ, जरूरी बिल्कुल। है। सबसे पहले उन्हें ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है, कब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कैसे हम समझें कि हमें ये समस्या है। देखो, अगर हम बात करें कि हर इंसान को पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें किसी प्रकार की भी कोई तनाव आता है, किसी प्रकार का स्ट्रेस, चाहे किसी भी लेवल पे है, चाहे वो किसी भी वजह से किसी हो। भी वजह से है, तो उस समय इंसान को कम से कम, अगर वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं भी जाता है तो कम से कम उसके पास एक इंसान हो जिससे वो कम से कम अपनी बात रख सके, मन की बात बता वो सके। एक सपोर्ट सिस्टम, हाँ, वो एक क्योंकि हमारी सराउंडिंग होनी। तो हाँ, क्योंकि 3 साल पहले WHO ने एक मेंटल वर्ल्ड जो मेंटल हेल्थ डे बनाया था, इसी थीम पे बनाया था कि टॉक टू मी। तो उसमें क्या है कि एटलीस्ट यू कैन, आप मतलब अपनी टॉक बात, थेरेपी हो सकती है। आप जस्ट एक बार बात करें। क्योंकि आप जब सामने वाले के सामने बताएंगे कि मैं इस प्रकार की चीज़ों से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, तो हो सकता है कि सामने वाला उस चीज़ को समझे और वो आपकी एक ठीक, कई बार क्या होता है, आधी से ज़्यादा दिक्कत है तो आप सिर्फ बात करने से, एक दूसरे शेयर करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर लगता है कि वो ठीक नहीं हो रही है तो कम से कम वो आपको एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम में आपको लेके आ सकता है। और बाकी जो घटनाएं घटती हैं जैसे कि सुसाइड रेट है, ये इन चीज़ों में काफ़ी कमी आने की मतलब संभावना बढ़ जाती है फिर। ओके, अब यहाँ सुसाइड की बात हुई है तो क्या ये जो मेंटल जो डिप्रेशन है, जो भी मानसिक समस्याएं हैं हमारी, कई तरह के मानसिक रोग हैं, कई तरह की मानसिक समस्याएं हैं, तो जो डिपोर्टेशन और इमिग्रेशन का जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, क्या इससे जो प्रभावित लोग हैं तो वो क्या सुसाइडल थॉट्स लेके चल सकते हैं? मीन्स उनमें क्या ये डेवलप हो सकती है टेंडेंसी? देखिए, अगर किसी इंसान को डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट आना एक वैसे ही एक कॉमन सिम्टम है, क्योंकि उसमें इंसान को लगता है कि हर चीज़ नेगेटिव है, अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है नहीं। तो डिप्रेशन में बेसिकली होता है कि हर चीज़ नेगेटिव दिखाई देती है, तो डेफिनेटली उसमें एक सुसाइड करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी को डिप्रेशन नहीं है तब भी उसके बावजूद भी सुसाइड करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो, जैसे हमने अभी चीज़ें बताई कि वो काफ़ी चीज़ों से गुजर रहा होता है, कि एक फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा है, अपनी फैमिली इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। तो उस समय इंसान को लगता है कि मेरे पास कोई जरिया बचा नहीं है अब रहने का, क्योंकि उसके पास कर्ज इतना है। लोग कर्ज, अखबारों में कि कर्ज मांगने आ रहे हैं, तो लोगों ने रिपोर्ट भी हुआ था कि किसी ने सुसाइड कर लिया। ये तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझने की जरूरत है, उनको डील करने, ताकि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। जी, तो इस तरह के लोगों के लिए हमारे देश में क्या आपके पास जो केस स्टडीज आती हैं, क्या आप भी पाते हैं कि उनके लिए यहाँ रोजगार और फिर वापस से एजुकेशन शुरू करने के काफ़ी कम मौके होते हैं? वो जो मौके पहले थे वो कम हो जाते हैं? देखिए, हर किसी का ना बाहर जाने का, जो हमने अब तक देखा है मरीज जो आते हैं, कि उनसे अगर हम पूछे बाहर क्यों जाना चाहते हो, तो ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि एजुकेशन यहाँ पे नहीं है। बाहर जाने का उनके ना अलग अलग अपनी वो एक्सप्लेनेशन प्रायोरिटीज अलग हैं। कि किसी को लगता है कि बाहर जाके ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, किसी को लगता है बाहर जाके पैसा अच्छा मतलब कमाने को मिलता है, बाहर में उतना नहीं मिलेगा, या किसी को लगता है
कि मेरी फैमिली वहीं पे है, या मेरे जैसे जी। एक केस आया था जिसमें सिस्टर पहले से ही बाहर थी कि मेरी सिस्टर बाहर है तो मैं वहीं जाके हम रहना चाहते हैं। तो हर किसी का अपना नज़रिया है। यहाँ पे काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनको काफ़ी पैसा, मतलब अच्छी खासी नौकरी, तो लेकिन उसके बावजूद भी बाहर जाना प्रेफर करते हैं। जी। तो हर किसी का अपना एक सोच और नज़रिए के साथ बाहर वो जाने का प्लान करते हैं। जैसे बाहर से जो निर्वासित होकर लोग आए हैं उनमें ज़्यादातर युवा हैं जो रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए ही बाहर गए थे। अब उनके पास यहाँ उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, उनके फैमिली भी उनकी किस तरह से प्रभावित हुई हैं, तो ऐसे परिवारों को किस तरह से अपने बच्चों को संभालने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने कर्ज लेके या उधार लेके या किसी तरह से अपनी ज़मीन बेच के जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा था, तो उसमें क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंसान बाहर गया था, जो बच्चा बाहर गया था, वो उस चीज़ से गुजर रहा है, वो परिवार भी उसी चीज़ से गुजर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और होता क्या है कि जब बच्चा आपका वापस आ गया है, आप देखते हैं कि इतने कर्ज में आपने जो जी। सपने देखे हम कर्ज वो नहीं उतार पाएंगे लोग, तो क्या है कि वो परिवार भी उसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। जी। और उस परिवार को भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है कि देखो इनका बच्चा ये गया था, ये कुछ नहीं कर समाज रहा। में उन्हें हाँ, भेदभाव हाँ। झेलना पड़ता है। तो हमें क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस इंडिविजुअल को, हमें उस पूरी फैमिली को या उस सोसाइटी को पूरा एज ए यूनिट देखना और उसको पूरे को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो आप इस तरह के जो लोग हैं, जो भी किसी भी एज का है, जैसे बड़ी एज के भी काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो वापस भेज दिए गए क्योंकि उनके खर्चे वहाँ सरकार नहीं उठा पाई, तो इस तरह के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी लाइफ को फिर से यहाँ आकर शुरू करें? देखिए, एक प्रकार के जो लोग हैं जो सिर्फ गए हैं कि जिसको हम इलीगल बोलते हैं डिपोर्ट, तो क्या है कि उनको तो यहाँ आके अब ये समझना पड़ेगा कि हमें या तो हम जाएं, दोबारा जाना है तो हमें एक सही तरीके से जो सरकार के नियम है उनको हम पालन करें। अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि अब देखो जो नुकसान हो गया है उसको तो हमें उसकी भरपाई नहीं हो नहीं पाएगी कर बहुत सकते। जल्दी। हाँ, लेकिन हम उसको एक पॉजिटिव वे में कोप अप करके हम उसके साथ डील कर सकते हैं। हालांकि टाइम लगेगा, मान लो किसी ने कर्ज लिया है तो उसमें टाइम लगेगा, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं। तो अगर जॉब के और रही मानसिक समस्या, तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें, कांटेक्ट करें, उनसे सलाह मशवरा करें। अगर उनको किसी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत है वो लें, और उसके बाद अपना योग्यता के अनुसार देखें कि आप समाज में कैसे योगदान और खुद की फैमिली को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उससे चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसमें सरकार और समाज का आप किस तरह का रोल देखते हैं, क्या भूमिका हो सकती है उनकी ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए? समाज की तरफ से क्या है कि सबसे ज़रूरी है कि हमें उनको भेदभाव नहीं करना है जी। और उनको समाज के लोग उनको किसी प्रकार से अगर मदद कर सकते हैं, मान लो कि कोई आपको लगता है कि वो एजुकेशनली अच्छा क्वालिफाई है और वो किसी प्राइवेट फर्म में जाता है, तो उसको वो उस प्रकार की योग्यता के अनुसार उसको जॉब प्रोवाइड करके, या उसको किसी प्रकार की एजुकेशन की ज़रूरत है, तो देखो भारत में क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ पॉलिसीज़ जिसमें वो एजुकेशन ले सकते हैं, पर वो लोग अवेयर नहीं होते, तो उनको हम अवेयर कर सकते हैं। चौथा है कि अगर उनको किसी प्रकार की मानसिक समस्या से वो पीड़ित हैं, तो किसी भी सरकारी विभाग में आके, क्योंकि यहाँ तो सब फ्री, मतलब ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आके अपनी मतलब हर तरीके से हर डोमेन में जाके अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रही बात परिवार की, परिवार में क्या है कि हमें समझना पड़ेगा एज ए यूनिट कि वो किस तरह से परिवार पूरा सोसाइटी में रह रहा है, उनका क्या पीछे से बैकग्राउंड है, कि क्या वो फार्मर हैं या कोई रिटायर्ड पर्सन है, तो हमें उस तरीके से उनको समझ के उस प्रकार की हम उनको सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें बहुत से छोटे बच्चे भी हैं जो प्रभावित हुए हैं, बहुत से ऐसी फैमिलीज भी बहुत सी हैं जिनके बच्चे किसी दूसरे देश में रह जाते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं, या वो खुद दूसरे देश में हैं, उनके बच्चे डिपोर्ट हो गए हैं, तो वो लोग कैसे आपस में कॉप अप करके या समाज के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, वापस से नई लाइफ शुरू करने के लिए कैसे शुरुआत कर सकते हैं? जो आपने ये सवाल पूछा, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि जो बच्चे हैं, जो जैसे कि वहाँ एक पॉलिसी आई कि वो बच्चों को वहाँ बॉर्डर पर उनसे छीन लिया जाता है, पेरेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि इसको हम कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर बच्चा आपका किसी का भी वहाँ पे रह जाता है तो उसके लिए वो एक बड़ा ट्रोमेटिक इवेंट है। अब बच्चे को वापस लाना, उस माहौल अपने पास लेके आना, तो वो हमें देखना पड़ता है कि उसके जो नियम है उनको पालन करके कैसे लेके आ सकते हैं। नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है,
उस परिवार के लिए बिना बच्चे के रहना, वो इमोशनल ट्रॉमा उन लोगों के लिए सहना, मतलब इस प्रकार के जो ये जिनके परिवार के लिए सहना भी, और उस बच्चे के लिए, की मानसिक स्थिति कैसी होगी? उस बच्चे के लिए तो देखो जिसके पेरेंट्स नहीं हैं या जिसका कोई केयर करने एक पेरेंट्स भी नहीं है, उसके लिए तो एक पूरी डेवलपमेंट ही डिफरेंट हो जाती है। जी। उसके तो जो उसकी जो एक नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए वो उसको हर चीज़ को प्रभावित करेगी, चाहे हम उसके एजुकेशन को लगाएं, चाहे उसकी मानसिक स्वास्थ्य को लगाएं या उसके आसपास के माहौल को लगाएं। तो उन बच्चों के लिए तो सरकार को कुछ मतलब की तरफ से या कुछ भी बात करके ऐसी हमें पॉलिसीज़ या कुछ ऐसा एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना चाहिए जिससे हम उनको हेल्प सहायता दे सकें, या ऐसा मैकेनिज़्म हो जिससे वो अपने परिवार में दोबारा से आके उनके साथ रह सकें, तभी हम उनकी एक अच्छी ग्रोथ या डेवलप कर पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, सहायता लें किसी से, क्योंकि आजकल तो कंसल्टेंसी भी काफ़ी महंगी है, आप हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है। तो उनके लिए क्या कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जो इमिग्रेटेड लोग हैं उन्हें फ्री में काउंसलिंग की जाए, उनकी फ्री में मेडिकेशन हो उनका, ऐसे कुछ प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल है, भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है टेलीमानस प्रोजेक्ट करके। टेलीमानस प्रोजेक्ट। तो जिसमें वो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, जी। वहाँ से एक नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया है, वो उस नंबर पे कॉल करेंगे, वहाँ पे काउंसलर होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, हर स्टेट का एक सेंटर है, डेजिग्नेटेड सेंटर है जहाँ पे काउंसलर्स हैं, वो उस फ़ोन करेंगे और वहाँ से फ्री में काउंसलिंग बिल्कुल उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ पे पहले काउंसलर उनसे बात करेगा, अगर काउंसलर को लगता है कि इसको जो मानसिक समस्या बहुत ज़्यादा सीवियर है तो वो साइकेट्रिस्ट से बात कराएंगे, अदरवाइज जो हमारे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हैं वही उनकी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितने सेशन होंगे जो भी होगा सब फ्री होगा, और उनके टाइम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में आप वो 24/7 आवर, ये मतलब 24 घंटे चलती है सर्विस, इसको कोई भी अवेल कर सकता है भारत के किसी भी एरिया से। क्या चंडीगढ़ में पीजीआई में ऐसी कोई सर्विस, ऐसी कोई कम्युनिटी सर्विस है? पीजीआई में बिल्कुल है। पीजीआई में जैसे तो मैंने बताया टेलीमानस, हम उसके टेलीमानस पीजीआई में भी हम रीजनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हैं, हम और स्टेट्स को भी देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा हमारी खुद की सर्विस है टेलीसाइकेट्री। हाँ, तो उसमें वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक क्राइसिस हेल्पलाइन नंबर भी है जो 24 घंटे चलता है। तो हमारे पास वो किसी भी मैकेनिज्म से वो चाहें वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको एकदम सर्विस जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हमें लगता है किसी को दवाई की ज़रूरत है तो हम उनको ई प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हम भेज देते हैं, वो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से वो अपना दवाई खरीद, उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है, वो वहाँ पे ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेंसी उनको ज़्यादा सुटेबल लगती है, ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है। ये टेलीमानस है जो भारत का जो ये ऑनलाइन ही है। टेलीसाइकेट्री हमारा जो है वो भी एक तरह से ऑनलाइन मोड पे ही है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू आप मतलब हमसे अप्रोच कर सकते हैं, और हम जो कह रहे हैं कि हम उनकी दवाई की प्रिस्क्रिप्शन है उनको भेज देंगे उनके उसी नंबर पे, जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा या टेक्स्ट होगा, तो वहाँ से वो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे वो दवाई लेके अपना शुरुआत कर सकते हैं। अब जो युवा लोग हैं जो इस तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर या किसी भी तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, उनको आप बीइंग अ साइकेट्रिस्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का मैसेज देंगे कि वो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिवली सोचें और आगे बढ़ें, नई लाइफ शुरू करें? देखिए, सबसे जो ज़रूरी है वो तो ये है कि अगर उनको लगता है कि वो किसी मानसिक स्ट्रेस में या तनाव में चल रहे हैं तो किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने में हिचकिचाएं नहीं। उनको जहाँ लगता है, जहाँ कंफर्टेबल लगता है उनसे बात करें, उनकी सहायता लें। पहली तो सबसे ज़रूरी ये है। दूसरा क्या है कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, कि अच्छे से नींद लेना, टाइम पर उठना, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, न्यूट्रिशन लेना। थर्ड है कि अपनी योग्यता के अनुसार उनको अगर पढ़ाई करनी है, उनको जॉब करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो देखें कि वो कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं या जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें मतलब लाइफ में पॉजिटिव रहना है। और चौथा है कि अगर उनको लगता है कि हमारे आपसी संबंधों में, परिवार में या कम्युनिटी में कहीं पे गड़बड़ है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको बात करके ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम वही फिर से कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से वो हेल्प लें। थैंक यू डॉक्टर असीम मेहरा।
हमें इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो अगर आपका कोई अपना, आपका करीबी दोस्त, रिश्तेदार PTSD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो सबसे पहले उसे ये समझाएं कि वो अकेला नहीं है। जितनी जल्दी हो सके दोस्तों से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें, साइकोथेरेपी की तरफ जाएं, टॉक थेरेपी की तरफ जाएं, मेडिकेशन लें और जल्दी से जल्दी किसी हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें, परामर्श लें। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।